कभी छोड़िए दामे का होता है, यही के परिवार का होता है। इसमें ये छोड़िया को इसका विरोध करें हम योजना सब महोदय आज के आधारभूत संरचना संबंधित विभागों के प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिवगण उपस्थित जो हमारे बिहार के नागरिक हैं जिन्होंने आज सुझाव दिए हैं, जिन्होंने प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, मैं आप सभी का आज के इस मुख्यमंत्री के लोक संवाद कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार को, पहले, दूसरे और तृतीय सोमवार को आयोजित होगा संवाद भवन में। जो सुझाव आपके ऑनलाइन या डाक के माध्यम से प्राप्त होते हैं उनका विश्लेषण कर मुख्यमंत्री सचिवालय उनमें से प्रत्येक सोमवार के लिए करीब 50 आवेदनों को चयनित करता है और उनके आवेदनकर्ता सुझावकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया जाएगा। एक एक करके आप सभी लोग सामने जो कुर्सी है वहां पर आप आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री को अपने सुझाव से अवगत कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को शुरुआत करने की अनुमति दें। उप मुख्यमंत्री जी, सभी हमारे सहयोगी माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव एवं अन्य सभी यहाँ उपस्थित आज के कार्यक्रम से संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारीगण, लोक संवाद के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी नागरिक बंधुओं, आज के इस अवसर पर उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, यह एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आप में से
संभवतः बहुत लोगों को ये मालूम होगा कि हमने 2006 से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी और उसका नाम दिया गया था जनता के दरबार में मुख्यमंत्री। और उसमें लोगों की शिकायतों को हम लोग सुनते थे और मेरे साथ मंत्रीगण भी, अधिकारीगण उपस्थित रहते थे और उनके समस्या को समझते हुए समाधान की कोशिश होती थी। जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की तो उसमें काफी समय के साथ उसमें काफी परिमार्जन हुआ और सबसे पहले तो हमने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के अलावे अधिकारियों के लिए भी तिथि नियत कर दी गई और कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि जिला स्तर पर, सब डिवीजन स्तर पर, थाना, ब्लॉक और प्रखंड के स्तर पर के अधिकारी भी और यहाँ कमिश्नर स्तर के अधिकारी और विभागीय स्तर पर इसी प्रकार से निर्धारित दिन वे लोगों की बात सुने और समाधान की कोशिश करें। बाद में इन सभी लोक शिकायतों को एक तरह से आपस में जोड़ा गया कि कोई व्यक्ति अगर जिला में भी जाकर शिकायत कर रहा है और यहाँ भी शिकायत कर रहा है और फिर जो शिकायत कर रहे हैं या समस्या बता रहे हैं तो उसके लिए क्या कार्रवाई की गई और धीरे धीरे इन सब चीज़ों का विकास किया गया ताकि लोग स्वयं भी जान सके कि उनके शिकायत का क्या हुआ। तो ये सिलसिला लगभग 10 वर्षों तक चला और काफी लोगों की समस्याओं का समाधान भी हुआ, लेकिन हमने अनुभव के आधार पर यह देखा कि अब विभागों में इतनी तैयारी हो चुकी है कि लोग लोक शिकायतों का निष्पादन कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हम कर रहे थे वह एक अवसर दे रहे थे लोगों को उनकी बात सुनने का। समाधान की चेष्टा होती थी लेकिन समाधान की कोई गारंटी नहीं। तो 10 वर्षों के दौर में हमारे मन में ये बात आई कि अब क्यों नहीं बिहार के लोगों को यह कानूनी अधिकार दिया जाए कि वे अपनी समस्याओं का समाधान करा सके। और बीच में ही जब 5 वर्ष बीता था तो हमने देखा था अनुभव के आधार पर कि आखिर किस तरह की शिकायतें आती हैं। तो उसी के मद्देनजर जो लोग जाते हैं ब्लॉक में, सब डिवीजन में या पुलिस स्टेशंस में, थानों में या जिला के स्तर पर बहुत तरह की सेवाएं सरकार प्रदान करती है। जैसे सर्टिफिकेट मिलता है, इनकम सर्टिफिकेट, जात का सर्टिफिकेट, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, ये मुख्य रूप से बहुत आवश्यक होते हैं। या फिर कोई पासपोर्ट बना रहा है तो उसको थाना से करेक्ट सर्टिफिकेट मिलता है। तो हमने देखा था कि इससे संबंधित भी शिकायतें आ रही। तो हमने 5 साल के बाद 2011 में एक कानून बनाया, लोक सेवाओं का अधिकार कानून, जिसमें कोई 51 या 52 प्रकार की सेवाएं जो सरकार प्रदान करती है विभिन्न स्तर पर, उसका एक व्यवस्थित इंतजाम किया गया और लोगों को यह अधिकार दिया गया कि आपका यह अधिकार है लोक सेवाओं का वो प्राप्त करना। और फिर उसके बाद हम सेवा यात्रा पर निकलकर उस काम को देखते रहे। उसका बहुत अच्छा असर पड़ा कि अब लोगों को अपने काम के लिए, सर्टिफिकेट वगैरह के लिए कहीं बहुत चक्कर नहीं लगाना पड़ता है और न उसके लिए किसी को घूस देना पड़ता है। लोगों के समय की भी बचत हुई और पैसे की भी बचत हुई। उसका बहुत फायदा हुआ और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 14 करोड़ से ज्यादा सेवाएं प्रदान की गई
एक व्यक्ति एक से अधिक सेवा भी प्राप्त करता है जरूरत पड़ने पर। तो 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को सेवाएं 5 वर्ष में मिली। एक फायदा हुआ, ये जनता के दरबार में मुख्यमंत्री या जनता के दरबार में अन्य स्तर के अधिकारी, तो उसका हुआ लाभ। उसके 5 साल के बाद यानी 10 साल बीतने के बाद मेरे मन में ये बात आई कि अब लोगों को ये अधिकार प्रदान किया और पिछले साल इसके लिए कानून बनाया गया और इस वर्ष 5 जून से उसको लागू किया गया। लोक सेवा अधिकार, लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून, और इसके लिए जिले में और सब डिवीजन में लोक शिकायत निवारण केंद्र बनाए गए और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मनोनीत किए गए और उनके लिए सहयोग करने के लिए, डेटा एंट्री करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए व्यवस्था की गई है और उनकी पर्याप्त ट्रेनिंग भी प्रदान की गई और अब वो काम शुरू हो गया 5 जून। अभी हम निश्चय यात्रा पर हैं, 7 दिन हम रह चुके हैं, 8 जिले का भ्रमण कर चुके हैं और इस सिलसिले में हमने अनेक लोक शिकायत निवारण केंद्र का भी निरीक्षण किया है, सब डिवीजन के स्तर पर भी और जिले के स्तर पर भी। इसमें जब कोई अपना आवेदन दे देता है तो उनको एक तिथि मिलती है कि आप फला तिथि को यहाँ आइए और जिस विभाग से संबंधित वो मामला रखता उनको भी नोटिस जाए और उनको भी बुलाया जाता है। हर एक विभाग में हर स्तर पर एक जो पब्लिक ग्रीवांस है उसको डील करने के लिए अधिकारी मुकर्रर कर दिए गए। ये उनकी ड्यूटी कि वो जाएंगे, लोक शिकायत निवारण प्राधिकार के कार्यालय में पहुंचेंगे। और मैंने खुद भी देखा है कि एक तरफ जिस तरह से हम यहाँ बैठे हुए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बैठे हैं और उनके सामने एक तरफ शिकायतकर्ता बैठे हैं और दूसरी तरफ उनकी शिकायत जिस विभाग से है वो अधिकारी बैठे हैं और बाजाप्ता उनको अधिकार दिया गया है सम्मन जारी करने का और सब कुछ। वो पूछते हैं कि बताइए इनकी यह शिकायत है, इस पर आपने क्या कार्रवाई की, और वो अधिकारी जवाब देता है। और मैंने खुद भी देखा, किसी के बिजली के बिल की शिकायत थी तो हमको लोग बैठ करके देख रहे थे, सुन रहे थे। एक व्यक्ति की शिकायत थी तो जो बिजली के संबद्ध अधिकारी आए तो वो पहले से सब कुछ देख कर आए थे और जब उन्होंने कहा कि भाई उनका बिजली का बिल 25,000 रुपये का, उन्होंने कहा हमारा बिजली का बिल ज्यादा आया। तो जो अधिकारी आए उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, हमने जांच पड़ताल कर ली है, इनका बिजली का बिल ज्यादा है, इनका बिजली का बिल 12,000 रुपये का। तो लोक शिकायत निवारण अधिकारी ने पूछा कि आप संतुष्ट हैं शिकायतकर्ता से? उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, हमारा बिजली का बिल 12,000 रुपया होना चाहिए था, ये 25,000 रुपया है। तो इस प्रकार से हमने एक नियम के उदाहरण दे रहे। इस तरह सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर सड़क स्वीकृत हुई और उसका काम शुरू नहीं हुआ था तो उसके बारे में शिकायत थी। तो संबद्ध विभाग के इंजीनियर वहां पर मौजूद थे और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बाजाप्ता कहा कि आप बताइए कब होगा। उन्होंने कहा कि हम विभाग को इसका जो होता है एस्टिमेट वगैरह बनाकर भेज दिए। तो उन्होंने कहा कि कितने दिन में अप्रूवल हो, और हम लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब आपको फला महीने में काम शुरू कर देना, ये ऑर्डर। तो इस तरह से हम तो कुछ उदाहरण दे रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं, जिन लोगों को मालूम है उसका लाभ उठा रहे हैं। और 5 जून से अब तक जो आंकड़े बतलाते हैं, कोई मेरे ख्याल से 80 से 85 हजार के करीब लोगों ने शिकायतें की है। कितना? 86,000 शिकायतें की है और 67,000 शिकायतों का निष्पादन हो समय सीमा के अंदर। तो ये होगा तो जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जिस मकसद से था, लोगों की शिकायत सुनना, समाधान की कोशिश करना, वह एक कोशिश थी और वह सिर्फ सुनने का मौका उनको दिया जाता। शिकायत के निवारण की गारंटी नहीं थी, लेकिन अब कानून बना करके उसकी गारंटी दे दी और अब वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है।
और अब निश्चय यात्रा में जो हम हर जिले में जा रहे हैं, देख रहे हैं कहीं कहीं कोई समस्या उनकी आती है काम करने की। जैसे एक समस्या आई कि साहब जिस अधिकारी को वहां से आना है, सब डिवीजन के स्तर पर ब्लॉक के अधिकारी को, तो उसको आने में कोई असुविधा नहीं। तो जो काम करने का तरीका है उसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं। और एक बात और जाने, अगर किसी ने सब डिवीजन स्तर पर एप्लीकेशन दे दिया लेकिन वह मसला है जिला स्तर का, तो वह शिकायत ट्रांसफर होता है जिला स्तर पर और जिला स्तर से उनको नोटिस जाती है, सूचना जाती है कि आप फला दिलाएं। यह भी नहीं है। और अब हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि मंत्री को, अधिकारी को कोई भी इस तरह की शिकायत लोग अभी भी दे देते हैं तो वो शिकायतें संबद्ध लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी क्या जाते हैं और वो वहां से उनको भेजेगा सूचना कि आप फला तारीख को आइए, आपकी बात सुनी जाएगी। तो इस तरह से एक गवर्नेंस, राजकाज के कार्य में इतना इंप्रूवमेंट, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोक पहले है, तंत्र बाद में, तो लोगों को सुविधा हो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। इसलिए बिहार ने एक अभिनव प्रयोग किया है और इस तरह के कानूनी अधिकार का कहीं कोई इंतजाम नहीं। और जब हमने लोक सेवाओं का अधिकार कानून बनाया, जिसका जिक्र हमने पहले किया, कितने राज्यों के लोग आए सिर्फ इसको देखने, और अनेक राज्यों ने इसका अनुकरण किया जो बिहार में हमने किया। यह बात अलग है कि इन बातों की चर्चा समाचार पत्रों में कम होती है, कभी कभी होती है, कम होती है, क्योंकि लोगों के दिलचस्पी का विषय नहीं। जो लोग 24x7 चैनल चलाते हैं या 24-24 पेज का अखबार छपता है, उनको इन सब चीजों में कम दिलचस्पी, इसलिए ये बातें नहीं जाती। हालांकि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो रही है। अगर किसी की जेन्युइन समस्या है और उसका समाधान हो जाएगा तो उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा। अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो वह उदास होगा, दुखी होगा। तो जब इतना बड़ा काम हो रहा है लोक शिकायतों के निराकरण का, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लोग लिख देते हैं कि अभी जनता के दरबार का काम बंद कर दिया। तो काम नहीं बंद किया गया, उसके एक स्टेज आगे बढ़े हैं, जहां थे उससे एक कदम आगे बढ़े। हो सकता है कि हमारा यह सब काम और यह सब प्रयोग बहुत लोगों की जो सोच है उसके हिसाब से समय के पूर्व, लेकिन यहां हम लोगों ने शुरुआत की और उसको पूरा भरोसा है कि इतना कामयाब होगा और उसके हर पहलू को हम लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके हर पहलू को देखते हैं, काम करने में कठिनाई है। और आप लोगों को एक बात और बताते हैं, जब लोक शिकायत निवारण कानून बना और अधिकारियों का चयन करके उनकी पोस्टिंग की गई तो बहुत लोगों की रुचि कम रहती है कि भाई ये सब काम करना पड़ रहा है। ज्यादातर लोगों की पूरी दिलचस्पी उसमें, इक्का दुक्का लोग वहां से निकलने के लिए कोई मंत्री को, किन्हीं को कोई पकड़ ले, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्रेटरी बनने के लिए भी कोई आ गया। तो हमने कहा कि इस पर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसको लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया है, अभी वो काम करेंगे, वहां एक तरह से सिस्टम पूरा सेटल हो जाएगा तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी जाएगा तो वहां काम कर सकते। तो एक एक पहलू को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो ये सारी चीजें हुई है और उसी में जब यह हो गया तो मेरे मन में ये बात आई कि अब शिकायतों के निपटारे का तो इंतजाम हो गया, लेकिन मेरा जो लोगों के साथ एक संपर्क का एक तरीका था कि महीने में पहले 3 सोमवार को, पहला, दूसरा और तीसरे सोमवार को अलग अलग विभागों से संबंधित समस्याओं को सुनते थे। अब उसकी आवश्यकता नहीं रह गई। लेकिन इसके बाद फिर हम इस बात पर सोच रहे थे, जब मई के बाद यह बंद हुआ और जून से तो कानून लागू हो गया और वो व्यवस्था हम अभी घूम करके भी देख रहे हैं, तो मेरे मन में यह बात थी कि नहीं, लोक संवाद का कोई ना कोई कार्यक्रम हम करेंगे। तो इस पर काफी सोचने के बाद मेरे मन में यह बात आई कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, लोग भी बहुत सोचते हैं, और जो लोग जमीन पर रहते हैं उनके पास भी बहुत आइडिया है। और दरअसल
हमने आज जो बिहार में बहुत कुछ किया है और नया काम किया है, ये कोई आसमान से टपक करके मेरे मन में विचार नहीं आता है, बल्कि जो हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसी से कुछ न कुछ बात निकलती है। तो हमने सोचा कि नहीं, ये लोक संवाद का कार्यक्रम होना चाहिए। तो हमने सोचा कि हम बहुत काम कर रहे हैं, 7 निश्चय भी लागू कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है, पहले से ही बहुत सारा काम हो रहा, तो लोगों की राय सुननी चाहिए, लोगों का सुझाव सुनना चाहिए। अभी हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र, या आवेदन पत्र नहीं, ये जो भेजते हैं पत्र वो एप्लीकेशन नहीं, हम उसको सुझाव पत्र मानते हैं। ये लोग सुझाव देते हैं और हम लोगों ने इसलिए कहा कि भाई पहले अगर सुझाव दे दीजिएगा, संक्षेप में अपनी बात बता दीजिएगा, तो आपके सुझाव को ध्यान में पढ़ने के बाद संबद्ध विभाग को भी कहा जाएगा कि भाई ऐसा सुझाव आया, तो आप जो आइएगा तो इस पर रिस्पॉन्ड भी कर सकेंगे। हर एक मामले पर कोई जरूरी नहीं है कि उतने कम समय में लोग रिस्पॉन्ड ही कर दें, लेकिन संभव है कि बहुत सारे मामलों में रिस्पॉन्ड करें, तो आपको भी लगेगा कि नहीं साहब ये कार्यक्रम उपयोगी है। अगर हमारे मन में कोई बात आई तो हमने लिखा, तो इसलिए कहा गया कि संक्षेप में आप जो सुझाव है उसको भेज दीजिएगा, उसका अगर जिस्ट, उसका सारांश, तो उसके बारे में सोच विचार करके कुछ राय बनाने में सहूलियत होगी। तो इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है लोक संवाद नाम से। इसमें आपके मन में विकास की योजनाओं से संबंधित, समाज की समस्याओं से संबंधित, प्रदेश की परिस्थिति के अनुरूप आपके मन में कोई सोच है, कोई कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में सुझाव दे सकते हैं, कोई कार्यक्रम नहीं है स्कीम, फिर भी आप बता सकते हैं कि देखिए इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि लोग जो बोलते हैं उसमें बहुत तथ्य होता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और यह भी एक प्रयोग है और आज से इसकी शुरुआत हुई। इसलिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और मुझे बताया गया है कि अभी तक कितने लोग, 36-37 लोग आए, शायद 52 लोगों को पत्र गया था। कतिपय कारणों से लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो नहीं आ पाए हैं उनको फिर आज से संबंधित दूसरे डेट पर फिर कहा जाएगा कि आप आ सकते हैं। हम लोग अपनी तरफ से उस चीज को नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम लोग सबकी बात सुनना चाहते हैं और बात करते करते ही कोई नई बात निकल जाती है। कौन जानता है कि कहां से कोई विचार आया और वो विचार इतना लोगों के लिए वो कारगर है कि लोग, अरे भाई आप लोग क्यों इस तरह से करते रहते हैं, अरे ऐसा मत कहिए कि आप ही के लिए कार्यक्रम, जिनके लिए कार्यक्रम है उनका अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो, इसका ख्याल रखिए आप लोग। अरे बोलते क्यों है कैमरा मैन, बिना बोले भी कब अपने उसको कमांड करिए, ये भी अनुभव देख लेंगे। तो आज के दिन इसकी शुरुआत हो रही है और आप सब पहले दिन उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों का पहले स्वागत करता हूं और मैं आपको इतना जरूर भरोसा दिलाऊंगा कि आप जो भी कह रहे हैं, ये कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिकता के लिए नहीं है कि आपने कुछ कहा हम लोगों ने सुन लिया। जो भी आप कहेंगे उस पर जो भी राय बनती है उससे भी आपको अवगत कराएंगे और क्यों राय बनती है इससे भी आपको अवगत कराएंगे। यानी आपको आज भले उपस्थित हुए हैं, लेकिन करस्पॉन्डेंस के जरिए आप तक वो सारी बातें पहुंचेगी क्या हो। और अगर जो मैं तो समझता हूं कि जिस तरह से ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, इस कार्यक्रम का मुझको पूरा यकीन है, अब तक का जो मेरा सार्वजनिक जीवन का अनुभव है उसके हिसाब से मुझको पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। गवर्नेंस के क्षेत्र में, राजकाज के बेहतरीन संचालन के क्षेत्र में और लोगों के कल्याण में और उसके साथ साथ बिहार के विकास में। और ये कार्यक्रम अगर कारगर ढंग से इस तरह से क्रियान्वित होता रहा तो मैं तो समझता हूं कि यह एक ऐसा
उदाहरण बनेगा कि बाकी लोग भी सोचने को बाध्य होंगे। इसलिए इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और प्रेस के लोग भी बैठे हुए हैं, वो सब चीज देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें, सुने, जिनसे जो बात करना हो बाहर बात भी कर सकते हैं, लोगों के अनुभव को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये सब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो जैसे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में एकदम बिल्कुल फ्री विल इंटरेक्शन आपसे होता था, उस तरह का इंटरेक्शन इसके बाद आपसे भी करेंगे, ताकि आपको कोई एक जो हर सप्ताह एक दिन का जो कम्युनिकेशन रहता था इनके साथ, वो एक तरह से वो कम्युनिकेशन का जो लिंक था या सिलसिला था वो टूटा हुआ था, वो फिर से रिवाइव कर जाएगा। इसलिए हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि जब हम लोग इनसे इंटरेक्ट करते रहे तो आप लोग आपस में मत करिए, ध्यान दीजिए, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, तो कल होकर के जो आपका अनुभव आएगा वह भी हम लोगों के लिए एक गाइड करने वाली बात होगी। ये तो हमने कुछ सोचा और उसके हिसाब से आज कुछ हो रहा है, लेकिन ये तो शुरुआत है। अब इसके बाद इसमें भाग लेने वाले सोचेंगे, वो बताएंगे, आप लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं आप देखिएगा, आप बताइएगा, हमारे सभी सहयोगी साथी जो देख रहे हैं वो बताएंगे। तो विभागवार बुलाया गया है, 3 दिन में बांट दिया गया है विभागों को और उससे संबंधित चीजों को बुलाया गया है। जब भी बारी बारी से आप यहाँ पर आइएगा तो हमारे सभी संबद्ध विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर हैं और संबद्ध विभाग के मंत्री, तो वो भी जानेंगे और इस पर आगे की कार्रवाई करने के लिए वो प्रेरित होंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज इसकी शुरुआत थी, इसलिए हमने इसके बारे में आपको जानकारी दी। बहुत लोग कहते हैं, हमने देखा कहीं आज सुबह सुबह कहा कि इस शिकायत को सुनने के लिए नहीं है, अरे शिकायत सुनने के लिए बहुत बड़ा इंतजाम कर दिया गया, जिसकी हमने व्याख्या कर दी। अब उससे आगे बढ़ चुके हैं। अब जो कुछ भी हो रहा है, अब मान लीजिए कि हमारा जो लोक सेवा अधिकार कानून के अंतर्गत जो काम चल रहा है उसके बारे में भी कोई सुझाव आएगा। लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत जिस तरह से शिकायतों का निपटारा हो रहा है उसके बारे में भी सुझाव आ सकता है। हम लोगों का जो क्रियान्वयन हो रहा है हम लोगों की योजनाओं का, उसके बारे में सुझाव आ सकता है। और ऐसा भी सुझाव आ सकता है कि भाई आपने ये लाइन लिया लेकिन देखिए इससे डेविएट कर गया, ये भी लोग बता सकते हैं। लेकिन इससे फायदा होगा नीतियों के क्रियान्वयन में और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, नीतियों के सूत्रण में और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बहुत फायदा होगा इसका। इसलिए इसकी शुरुआत आज हो रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले आप सबका स्वागत है और आज पहला दिन है, इसलिए आप लोग तो ये कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। तो इस नए कार्यक्रम के लिए तो आज ऐतिहासिक दिवस है और इस सिलसिले में आप सब की आज पहले दिन उपस्थिति ऐतिहासिक भूमिका दर्ज कराएगी, मुझको पूरा विश्वास है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूं और एक एक करके हम लोग यहाँ आप आइएगा। आज के इस लोकसभा कार्यक्रम के प्रारंभ के दिन में, शुरुआती दिन में पहले व्यक्ति हैं सुझावकर्ता श्री अरविंद कुमार पटनास, जीपीओ प्रदीप भवन 1, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर्स और बड़ी पदाधिकारीगण, सर आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो आप नंबर बता दिया करिएगा, हम इसी से देख लेंगे, अलग से कोई कागज की जरूरत नहीं। क्रमांक 1 हाँ सर, तो अरविंद कुमार सर, तो सर बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने रखा है, जिसमें कि आम जनता की और बिहार वासियों की भागीदारी का सुनिश्चित किया है। इसमें सर मैंने 3 सुझाव दिए हैं जो कि बहुत अच्छे मतलब मेरे ख्याल से हमको लगे और पब्लिक इंटरेस्ट में भी होगा। पहला है सर कि हमने देखा है आमतौर पर बिहार में कई बहुत शहरों में कि अस्पताल के नज़दीक सर जो सड़क है उस पर बहुत हॉकिंग होता है,
और वहाँ कोई इस तरह का नो हॉकिंग छोटा सा बोर्ड लगा रहता है, कोई दिखता नहीं है। उसके आसपास बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं कंपनियों के प्रचार के, तो अगर कोई देखता भी है तो उसको वो नो हॉकिंग वाला सब बोर्ड दिखता नहीं। और अस्पताल एक ऐसा परिसर है जहाँ से जो आदमी जो है तकलीफ में जाता है उसे बिल्कुल मानसिक शांति की जरूरत होती है, और पोल्यूशन से हो सकता है उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़े। तो पहला सुझाव मेरा यह है, जैसे मैंने गार्डनर रोड, न्यू गार्डनर रोड अस्पताल, मैं उसी के पास रहता हूँ, इतना हॉकिंग होता है सर कि मैंने ऑब्जर्व किया है, कोई 5 सेकंड का टाइम नहीं होता है जबकि हॉकिंग नहीं होता। तो मैंने सर ऐसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स वगैरह को मेल भी किया, कुछ बिलबोर्ड्स भी मतलब ड्राफ्ट करके भेजे, लेकिन कोई कहीं से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मेरा मानना है सर, आप इतने अच्छे प्रयास कर रहे हैं, आपका ये प्रयास मरीजों का जो इलाज चलता है अस्पताल में वो बहुत ही उनको सुकून और शांति के साथ इलाज कराने में मदद करेगा। मेरा सुझाव है कि वहाँ सिर्फ अस्पताल से 100 मीटर या 200 मीटर के दायरे में सिर्फ नो हॉकिंग बोर्ड लगे, और दूसरा कोई कमर्शियल बोर्ड नहीं लगेगा। सरकार के पास और भी साधन है पैसे कमाने के, सिर्फ प्रचार के लिए बोर्ड लगा करके जो है उसमें पैसे कमाने में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम नहीं है। तो 200 मीटर तक अस्पताल के परिसर के चारों तरफ कोई दूसरा बोर्ड नहीं लगे, सिर्फ नो हॉकिंग बोर्ड लगे, और उसे पुलिस प्रशासन मिल करके उसे इन्फोर्स करे सर। ये पहला सुझाव है सर। दूसरा है सर कि हमने कई गलियों में देखा है सर कि इंक्रोचमेंट्स, पब्लिक लैंड है, रोड है, सरकारी ज़मीन है, सरकारी डिपार्टमेंट की ज़मीन है, लोग यहाँ से घर बना रहे हैं, और हर एक एरिया में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, पुलिस है, बावजूद सर इसके ये काम हो रहा है, बिना नक्शा पास किए भी बन रहा है, पटना शहर में बन रहा है। मेरी जानकारी में कई लोग लिखते भी हैं, उस पर कोई कार्रवाई उचित तरीके से नहीं हुई। सर आपका विजन सर बहुत ही अच्छा है। मैं समझता हूं कि बिहार सरकार आज के डेट में जो काम कर रही है बहुत ही उम्दा काम कर रही है, और इसमें सर पटना सिटी को स्मार्ट बनाने में मेरे ख्याल से अगर एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम जो साथ देगा वह यह है कि हम लोग जितनी इंक्रोचमेंट है उसको फ्री करें। आज सर फुटपाथ में भी टाइल बने हुए हैं, वहाँ भी दुकान बने हुए हैं। इसमें से मेरा सुझाव है कि उसको सख्ती से पालन किया जाए, चाहे किसी भी व्यक्ति का मकान बन रहा हो, उसमें शिकायत करने की जरूरत लोगों को नहीं पड़नी चाहिए। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन के पदाधिकारी खुद अपना निरीक्षण करें, उनके एरिया में ये गलत काम हो रहा है, और अगर वो नहीं हटाते हैं तो सर उनकी जिम्मेदारी फिक्स कर जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। दूसरा है सर जो लास्ट हमने एक दिया है सर कि जो हमारे ट्रैफिक इंटरसेक्शंस हैं, खास करके जो चौराहे हैं, जैसे इनकम टैक्स का चौराहा लीजिए सर, मैं देखता हूँ सर रोज शाम को बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति या महिलाएं, बच्चे सर वो गाड़ी वाले इतनी तेज आते हैं, उनको क्रॉस करना होता है, क्रॉस करने की सुविधा नहीं है। मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में ये बात होगी कि वहाँ पर कुछ ओवर ब्रिज या फिर अंडरपास वगैरह बनाए जाए, लेकिन जब तक ये नहीं बनता है सर, मेरा सुझाव था, मैंने ये ट्रैफिक गवर्नमेंट को भी लिखा है, दूसरे डिपार्टमेंट को भी मेल भी किया, लेकिन फिर इस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मेरा मानना है सर कि जब क्रॉसिंग के लिए जो इंटरसेक्शन है सर, तो इधर से जब गाड़ियाँ आती हैं तो उनको एक जब जेब्रा क्रॉस करते हैं उसके पहले एक इस तरह का साइंटिफिक स्पीड ब्रेकर लगाई है, ताकि वो उधर से जो गाड़ियाँ आ रही है वो अपने आप स्पीड कम करे, और बच्चे बूढ़े खास करके वो भाग करके अपने जान को हथेली पर लेकर के उनको क्रॉस नहीं करना पड़े। तो ये मेरा सर 3 सुझाव था, और आपके कार्यक्रम में सर मैं आपको फिर से सर पूरे बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए, और मुझे उम्मीद है सर कि इन 3 जो सुझाव हम दिए हैं सर, आप उसको गंभीरता से लेंगे सर और इसका पालन कराएंगे सर। मैं सर बहुत बहुत आभारी हूँ सर। मेरे ख्याल से जो इनका पहला सुझाव है हेल्थ, नहीं तो आप देखिए ये तो सुझाव बहुत बड़ा माकूल है सर। ये बिल्कुल सर, नो हॉकिंग जोन का सर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी गाइडलाइन है कि 100 मीटर परिधि में कोई हॉस्पिटल के नो हॉकिंग जोन रहना है। तो पहले अगर बोर्ड किसी के द्वारा नहीं लगाया गया है तो पटना नगर निगम अवश्य लगा दे सकता है, आइडेंटिफाई करके जहाँ हॉस्पिटल नागपुर वगैरह में भी नगर निगम नहीं किया है। तो ये वाला मेरे ये तो करवाना पड़ेगा ना, जो बता रहे हैं गार्डनर रोड इनकम टैक्स गोलंबर पर, तो एक कॉर्नर में तो है हॉस्पिटल और दूसरी तरफ ठीक ही बता रहे हैं, सबसे ऊंचा बोर्ड तो वही है। सबसे अधिक जिसको कहिए कि इम्पोर्टेंट तो उसी को माना गया है।
आप कमर्शियल जो होर्डिंग है उसका वैसे नगर निगम को पैसा नहीं मिलता है, वो कमर्शियल टैक्सेस को मिलता है। हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया, क्योंकि 2 ऑर्डर थे, एक कमर्शियल टैक्सेस के पास कलेक्शन का था और इनका भी था, तो इनका को पॉज कर दिया गया। तो अभी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे, आज के दिन को नहीं मिल रहा है, वो नो हॉकिंग जोन का जरूर इनका लगवा देते हैं। इसमें तो आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि यहाँ पर नहीं लगे। जहाँ लगेगा वो पैसा चाहे कॉमर्शियल टैक्स ले या कॉरपोरेशन ले, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट तो डिसाइड करेगी ना पॉलिसी। कॉमर्शियल टैक्स या कॉरपोरेशन तो वही कोई आपको होर्डिंग लगाने की लगवा सकेगा या लगवाने की इजाजत देगा जहां सरकार की पॉलिसी के अनुरूप हो। इंटरसेक्शन पर तो अर्बन डिजाइन के तहत ही उसका और ये बात जो कह रहे हैं, ये ट्रैफिक वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जेब्रा लाइन तो झूठी बना हुआ, कोई क्रॉस करने नहीं देता है, ये ठीक कह रहे हैं, तो एक्सीडेंट की खतरा रहता है। इसमें सर ट्रैफिक पुलिस का रोल ज्यादा हो जाएगा, जो भी हो, जिसका भी हो, आप नोट करिए। रेड लाइट लगने से कुछ हुआ है, इनका पॉइंट दूसरा है। ये रेड लाइट के पास आने से अब आदमी पार करते हैं, लेकिन कहना कि थोड़ा सा ऐसा कर दे कि स्पीड में नहीं, सर बहुत स्पीड में भागता है ना, तो सडन वाले को दिक्कत। हम लोग रोड से तो भी जेब्रा लाइन और तो लगा ही हुआ है सब। वो लगा हुआ है सर, रेड लगा लाइट से हुआ। भी थोड़ा सा अच्छा हुआ है, हाँ। लेकिन वो जो आता है वो स्पीड में खुला रहता है, ग्रीन रहता है तो वो तेज भागता है। एक कारण बच्चा वो ठीक सब करा देंगे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगाना और ट्रैफिक से सबसे हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव है, वेरी गुड, बहुत धन्यवाद है। सर आपका शुक्रिया सर। आप इसी तरह से अध्ययन करते सर, हम रहिए, करेंगे, सुझाव देते रहिए, ठीक है सर। इससे इम्प्रूव करेंगे। बहुत गाँव धन्यवाद। पता संख्या 2 शादाब अहमद पटना सदर। आइए, स्वागत, बताइए। मेरा नाम शादाब अहमद है और मैं पटना सिटी से हूँ। और बेसिकली पहले आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस तरीके से जो पूरी मिनिस्ट्री यहाँ पे बिठाई हुई है। सर बेसिकली हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पटना सिटी की काफ़ी गलियाँ जो बहुत ज़्यादा मतलब कंजस्टेड है, या फिर कह सकते हैं कि आज के डेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर मान लें जैसे कहीं पे आग लग गई तो फायर ब्रिगेड की जो व्हीकल है वो आ नहीं पाती अंदर तक। जैसे अभी लास्ट ईयर मीर गुलाबी की बाग एक मोहल्ला है, वहाँ पे टावर के ऊपर आग लग गया और उस टाइम पे मतलब ऐसा हो गया सर कि हमें तो लगा कि अब ये टावर बिल्कुल मतलब एक साथ 50 घरों को लेके जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोगों को ये समझ में आया कि मतलब इलाका पूरा बिल्कुल जलने के इस पे था। तो एक तो टावर का जो प्रॉब्लम है गलियों के अंदर, जो सख्त गलियाँ हैं उनके अंदर, और दूसरा गलियों का निर्माण से आज भी मुझे लगता है आज़ादी के बाद अब तक कई ऐसी गलियां हैं पटना सिटी की जो अब तक मतलब उनकी जो है वो ढलाई नहीं हुई है अब तक। और कई गलियां हैं जैसे कि अगर मैं एक वार्ड नंबर 60 है वहाँ पे सर हालात ये है कि मतलब करीब 130 घर का पॉपुलेशन है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट नहीं है, ना ही पानी निकासी का और ना ही गलियों का मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से पानी जो है वो जम जाता है और काफ़ी लोग वहाँ पे बीमार हो रहे हैं इस चीज़ से। तो ये एक सिंपली मेरा सजेशन है सर आपको इसके। बहुत अच्छा, बताइए। पटना कॉर्पोरेशन के तो होंगे ना, कॉर्पोरेशन के भी नगर आयुक्त हैं और मेयर साहब भी हैं सर, और सर का ही जो निश्चय तक कार्यक्रम है मैं एक्सप्लेन कर दीजिए। उसमें हर घर नाली गली के तहत प्रधान सचिव नगर विकास, हर वार्ड के तहत वार्ड सभा किया गया है। पटना में भी हो गया है वार्ड सभा, जिसमें चयन कर लिया गया है सारे गलियों को और नालों को, और उसकी प्राथमिकता भी तय कर दी गई है। उस प्राथमिकता के तहत जितने भी कच्चे नाले और कच्ची गलियां हैं वो सारी उस प्राथमिकता के अंतर्गत टेकअप हो जाएगा। पटना में काफ़ी फंड भी गया है, पिछले बार भी करीबन हर वार्ड में इनको 50 लाख से ऊपर ही गया है। पटना नगर निगम 60 लाख करीब गया है, जिसमें कि इनको टेकअप करना है। नहीं जरा अगर इनका वार्ड नंबर 60 है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कॉर्पोरेशन के लोग, तो 2 मिनट में बता दें तो बहुत अच्छा होगा ना। सर वार्ड नंबर 60 में सर वार्ड पार्षद के द्वारा जो प्रायोरिटी में स्कीम ली गई है सर पतली सड़क नाली योजना के अंदर, वो तो हम दे दी है सर। अभी जो स्पेसिफिक
इनका कंप्लेंट है कि जहाँ पानी एक माइक उधर भी दिया करिए, जो भी ऑफिसर रिस्पॉन्ड करे माइक। सर इसमें वार्ड नंबर 60 में स्पेसिफिक बताया गया है कि हमारी गली पक्की नहीं है, पानी निकासी का प्रॉब्लम नहीं है, जिसके चलते आम जनता को काफ़ी समस्याएं का प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि सर ये पटना सिटी में आता है और गुरु पर्व भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पटना सिटी के कई इलाके हम सर रिनोवेट कर रहे हैं, इसको हम स्पेसिफिकली टेकअप करके सर इसमें इनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कभी संतुष्ट होके जाए ना यस सर, कि वार्ड नंबर 60 में यस सर। पटना सिटी में बहुत सारा आप लोगों ने सेपरेटली फंड दिया है, इसका मैं पर्टिकुलर हम लोग देखवा के फंड देंगे। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत अच्छा। सुझाव करता संख्या 3 श्री शशि अंकित।